हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डैट इज थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। हम लोगों ने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखा और किस तरीके के ड्रग्स होते हैं ये भी देखा। तो उन ड्रग्स की थेराप्यूटिक एक्शन, इट मीन्स द रेमेडियल एक्शन के बारे में हम लोग ये सेक्शन में पढ़ेंगे। In this section, we shall discuss the therapeutic action of few important classes of drugs. ये सेक्शन में हम लोग कुछ important classes of drugs की remedial action के बारे में पढ़ेंगे। Before starting this section, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सेक्शन को हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये सेक्शन को हम लोग लाइन टू लाइन इसीलिए पढ़ेंगे बिकॉज इस चैप्टर में से किसी भी लाइन में से किसी भी एग्जाम्पल के ऊपर से तुम लोगों को बोर्ड में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर ये चैप्टर को तुम लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ के समझ लिया तो ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा मिस नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ये सेक्शन को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स के बारे में सबको पता है कि अगर किसी को एसिडिटी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड्स। तो एसिडिटी क्या होती है और कौन कौन से एंटासिड्स लिए जा सकते हैं, ये हम लोग ये सेक्शन में पढ़ेंगे। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इरिटेशन एंड पेन। अगर स्टमक में एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हम लोगों को क्या होगा, स्टमक में इरिटेशन महसूस होगा और पेन होगा। स्टमक में कौन सा एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टमक में क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या महसूस होंगी, एसिडिटी होंगी, जिसकी वजह से हमको इरिटेशन एंड पेन होगा। इन सीवियर केसेस अल्सर्स आर डेवलप इन द स्टमक। अगर केस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए तो स्टमक में अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं। Until 1970, only treatment for acidity was administration of antacids such as sodium hydrogen carbonate or mixture of aluminium and magnesium hydroxide. ओके, 1970 तक एसिडिटी के ऊपर ट्रीटमेंट क्या थी, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, ओके, उसको एज अ एंटासिड की तरह लो, या फिर मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, इनको एज अ एसिडिटी के ऊपर रेमेडियल पर्पस के लिए लेना। ये 1970 तक क्या था, मतलब यूज होता था। तो 1970 तक एसिडिटी के ऊपर कोई ट्रीटमेंट थी, तो वो कौन सी ट्रीटमेंट थी, डेट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डेट इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, डेट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेना। ये क्या था, एक रेमेडी थी या ये एक ट्रीटमेंट थी। हाउएवर एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक द स्टमक अल्कलाइन and trigger the production of even more acid. तो एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता था, स्टमक को अल्कलाइन बना देता था, स्टमक को बेसिक बना देता था और स्टमक में मोर अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता था। समझ में आया, मतलब अगर तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया, बेकिंग सोडा को लिया, तो वो क्या करता था, स्टमक को बेसिक बना देता था, जिसकी वजह से स्टमक में एसिड्स का प्रोडक्शन और बढ़ जाता था। मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इनसोल्यूबल, दिस डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें एल्यूमिनियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। तो ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है आर बेटर अल्टरनेटिव्स बिकॉज ऑफ बीइंग इनसोल्यूबल, दिस डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे, मतलब बेकिंग सोडा ले रहे, तो वो क्या कर रहा था, स्टमक को अल्कलाइन बना रहा था और स्टमक में और ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करता था। बट जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, डेट इज द एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
तो ये क्या थे, बेटर अल्टरनेटिव्स है किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, बिकॉज ये इनसोल्यूबल है और ये पीएच को न्यूट्रल के ऊपर इंक्रीज भी नहीं करते थे, तो इस वजह से ये कैसे है, बेटर अल्टरनेटिव्स। दीज ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली सिम्टम्स एंड नॉट कॉज, बट ये ट्रीटमेंट से, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड से क्या हो रहा है, सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, बट उसके रीजन का कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब जो मेन पर्पस है, जो ट्रीट होना चाहिए, तो वो ट्रीट नहीं हो रहा है। Therefore, with this metal salt, the patient cannot be treated easily. तो ये मेटल सॉल्ट से, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से पेशेंट इजीली ट्रीट नहीं होते थे। In advanced stages, ulcer become life threatening and its only treatment is removal of the affected part of the stomach. Okay, advanced stages में क्या होता था, अल्सर लाइफ थ्रेटनिंग होता था। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जिससे लाइफ जाने की भी, जान जाने का भी धोखा होता था, तो उसके वजह से क्या करना पड़ता था, जो स्टमक का जो अफेक्टेड एरिया, मतलब जिस एरिया में अल्सर हुआ है वो एरिया को रिमूव करना पड़ता था। ओके, अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी came through the discovery according to which a chemical, histamine, stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. Okay, a major breakthrough in the treatment of hyperacidity came through the discovery according to which a chemical, histamine, stimulate the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. Okay, तो हाइपर एसिडिटी का ट्रीटमेंट के लिए सर्चिंग शुरू थी, बट एक बात पता चली कि ये हिस्टामाइन नाम का एक जो केमिकल है वो क्या करता है, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक में और बढ़ाता है। समझ में, ये जो हिस्टामाइन नाम का जो केमिकल है ये पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक में और ज़्यादा सीक्रेट करता है। द ड्रग सिमेटिडाइन Tegament was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall. ऑब्वियस सी बात है कि ये एसिडिटी के ऊपर ट्रीटमेंट का डिस्कवरी शुरू हुई थी, ये ट्रीटमेंट के लिए सर्च हो ही रहा था, तो उसी टाइम पे क्या पता चला कि एक केमिकल है, कौन सा, हिस्टामाइन। तो ये जो हिस्टामाइन जो केमिकल है ये क्या करता है, स्टमक में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और ज़्यादा सीक्रेट करता है। तो एक ड्रग डिस्कवर हुआ, कौन सा, द ड्रग सिमेटिडाइन और टेगामेट was designed to prevent the interaction of histamine with the receptor present in the stomach wall. Okay, तो ये जो ड्रग सिमेटिडाइन था या टेगामेट था, ये डिजाइन किया गया है किसके लिए, तो हिस्टामाइन को का इंटरेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में जो स्टमक वॉल में प्रेजेंट है। मतलब अगर ये हिस्टामाइन जो केमिकल था वो क्या करता था, रिसेप्टर के साथ में कंबाइन होता था, और ऑब्वियस सी बात है स्टमक में वो क्या कर रहा था, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो रही थी। तो ये जो सिमेटिडाइन और टेगामेन ड्रग क्या करता है, हिस्टामाइन और रिसेप्टर के बीच का इंटरेक्शन को प्रिवेंट करता है। दिस रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। जब हिस्टामाइन रिसेप्टर के साथ में बाइंड ही नहीं हो पा रहा है तो वो एसिड को सिक्रेट कर पाएगा क्या, नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेसर अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेट होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रग वॉज सो मच दैट it remained the largest selling drug in the world until the another drug ranitidine Zantac was discovered. ये ड्रग का एक इम्पोर्टेंस भी है कि ये ड्रग वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था जब तक रैंटिडाइन या Zantac डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो समझ में आया, ये था एंटी एसिड्स के बारे में। तो यहाँ पे तुम लोगों को बताया गया है कि कैसे एसिड के ओवर प्रोडक्शन के वजह से
एसिडिटी होती है और एसिडिटी के लिए क्या रेमेडी लेनी चाहिए ये बताया है। स्टार्टिंग के टाइम पे क्या रेमेडी यूज़ करते थे और अभी के टाइम पे क्या रेमेडी यूज़ करते थे, ये सारे चीज़ों के बारे में तुम लोगों को एंटासिड्स में बताया है। यहाँ पे देखो ये है हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिमेटिडाइन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेंटिडाइन। जनरली तुम लोगों को एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं पूछे जाते, फिर भी स्ट्रक्चर को भी प्रैक्टिस करके रखो। अगर पूछा कि हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर ड्रा करो या फिर कोई स्ट्रक्चर देखे और ये कौन से केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है या कौन से ड्रग का स्ट्रक्चर है, तो वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटासिड्स फिनिश होता है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंटीहिस्टामाइंस। ओके, अभी तुम लोगों ने हिस्टामाइन ये नाम सुना था, अभी यहाँ पे आया एंटीहिस्टामाइंस, बट वो हिस्टामाइन में और ये हिस्टामाइन में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हिस्टामाइन, वहाँ पे हिस्टामाइन कैसा काम करता था, वहाँ पे हिस्टामाइन स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन को सिक्रीशन में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पर हिस्टामाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का स्टमक में सिक्रीशन बढ़ाने के काम में यूज होता था। यहाँ पे हिस्टामाइन का फंक्शन थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे हिस्टामाइन क्या है, सबसे पहले एंटीहिस्टामाइन। तो जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा, एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब एसिडिटी के ऊपर जो हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे, कौन सा क्या लेकर, एंटासिड्स लेकर। तो हिस्टामाइन के ऊपर जो ट्रीटमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगी, एंटीहिस्टामाइंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिस्टामाइंस क्या है। तो हिस्टामाइंस एक कंपाउंड है विच रिलीज बाय द सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी and in allergic condition. Okay, histamine is a compound released by the cells in response to injury and एलर्जी। ओके, हिस्टामाइन कंपाउंड है जो सेल क्या करता है, रिलीज करता है जब हमको कोई इंजुरी होती है या एलर्जी होती है। ओके, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड डायलेशन ऑफ कैपिलरीज होता है। क्या होती है, स्मूथ जो मसल्स होती है, सॉफ्ट जो मसल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एंड कैपिलरीज क्या हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। थोड़ा सा ये बायोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है, फिर भी तुम लोग अच्छे से समझ लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ओके, हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन इज अ कंपाउंड विच रिलीज बाय द सेल इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी एंड एलर्जी। इंजुरी या एलर्जी कंडीशंस में एक कंपाउंड सेल में रिलीज होता है, वो क्या है, हिस्टामाइंस, जिसके वजह से क्या होगा, सॉफ्ट मसल्स जो रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो जिसके ऊपर रेमेडियल पर्पज से हम लोग क्या लेंगे, एंटीहिस्टामाइंस। तो एंटीहिस्टामाइंस क्या है, तो एंटीहिस्टामाइंस आर अ ड्रग or other compound that inhibit the physical effects of histamine. ओके, तो एंटीहिस्टामाइंस क्या है, ड्रग या अदर कंपाउंड है जो हिस्टामाइंस के इफेक्ट को क्या करते हैं, रोकते हैं। समझ में आया, तो याद रहेगा हिस्टामाइन क्या है, कंपाउंड है जो सेल्स रिलीज करते हैं, कब, जब कोई इंजुरी या एलर्जी होती है जिसके वजह से सॉफ्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसके ऊपर हम लोग कौन सा मेडिसिन लेते हैं, एंटीहिस्टामाइंस। वो ऐसा ड्रग्स है जो क्या करता है, हिस्टामाइन के इफेक्ट को कंट्रोल करता है। समझ में आया। अभी हम देखते हैं हिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइंस में क्या दिया है। सबसे पहले हिस्टामाइन इज अ पोटेंट वैसोडाइलेटर। क्यों बोला गया होगा कि हिस्टामाइन इज अ पोटेंट वैसोडाइलेटर। सबसे पहले वैसोडाइलेटर क्या है, वैसोडाइलेटर इज समथिंग दैट प्रमोट्स द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। वैसोडाइलेटर क्या है, एक ऐसा थिंग है कि जो क्या करता है, ब्लड वेसल के डायलेशन को प्रमोट करता है, विच इन टर्न इंक्रीजेस ब्लड फ्लो एंड लोअर्स द ब्लड प्रेशर।
ओके, वैसोडाइलेटर समथिंग दैट प्रमोट्स द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ओके, वैसोडाइलेटर क्या है? ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड वेसल बड़ी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। समझ में आया? वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर is something that promotes the dilation of blood vessel which is turn increases the blood flow। ये क्या करता है? ब्लड फ्लो को बढ़ाता है and lowers the blood vessel। okay, then why histamine is a potent vasodilator? Histamine has great ability to dilate the blood vessels and thereby prevent muscle tightening। Okay, histamine is a potent vasodilator because histamine has great ability। histamine के पास great ability है to dilate the blood vessel को बढ़ाने की and thereby prevent muscle tightening। okay, तो हिस्टामाइन को इसलिए पोटेंट वैसोडाइलेटर कहा जाता है बिकॉज हिस्टामाइन के पास एक एबिलिटी है जो ब्लड वेसल को वाइड कर देता है, डायलेट कर देता है और वो क्या करता है? मसल टाइटनिंग को प्रिवेंट कर देता है। मतलब स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को या फिर मसल टाइटनिंग को वो क्या करता है? प्रिवेंट। दैट्स व्हाई हिस्टामाइन इज द पोटेंट वैसोडाइलेटर। समझ में आया? अभी हम लोग फिर देखते हैं इसके बारे में। इट हैज वेरियस फंक्शन। ओके, इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन द ब्रॉन्चाई। तुम लोगों को पता है कि ये ब्रॉन्चाई कहाँ पे रहती है? लंग्स में। एंड गट एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स सच एज दोज इन द वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल। इसके वेरियस फंक्शन है। ये क्या करता है? स्मूथ मसल्स को ब्रॉन्चाई और गट में कॉन्ट्रैक्ट करता है और अदर मसल्स को क्या करता है? रिलैक्स, जिसके वजह से क्या होते हैं? क्या होगा? It contracts the smooth muscle in the bronchi and gut and relaxes the other muscles such as those in the walls of fine blood vessels। okay, तो वो क्या करते हैं? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते और अदर मसल्स को रिलैक्स करते। हिस्टामाइन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेसल कंजेशन associated with the common cold and allergic response to pollen। हिस्टामाइन इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हम लोगों को जुकाम हो जाता है तो हमारा नोज इसे ब्लॉक हुए जैसा लगता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। या फिर पोलन की वजह से हमको जो एलर्जी होती है उसके लिए भी हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल है। सिंथेटिक ड्रग्स, ब्रोमफेनिरमाइन। सिंथेटिक ड्रग्स ब्रोमफेनिरमाइन या फिर डाइमेटैप एंड टर्फिनाडाइन सेल्डेन एक्ट एज एंटीहिस्टामाइंस। अभी हम लोगों को पता चला कि हिस्टामाइंस की वजह से क्या होता है। ओके, तो सिंथेटिक ड्रग्स कौन सा? सिंथेटिक ड्रग्स ब्रोमफेनिरमाइन एंड डाइमेटैप एंड टर्फिनाडाइन सेल्डेन एक्ट एज एंटीहिस्टामाइंस। तो ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है डाइमेटैप एंड सेल्डेन, ये किसकी तरह काम करते हैं? एंटीहिस्टामाइंस। They interfere with the natural action of histamine by competing with the histamine for binding site of receptor where histamine exerts its effect। ये क्या करते हैं? ये जो ड्रग्स जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से ड्रग्स? डाइमेटैप एंड सेल्डेन। ये क्या करते हैं? हिस्टामाइन की नेचुरल एक्शन को रोकते हैं और वो हिस्टामाइन के साथ में compete करते हैं रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने के लिए। ओके, तो ये जो एंटी हिस्टामाइंस है वो हिस्टामाइन के साथ में compete करते हैं रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने के लिए, और इस तरीके से वो हिस्टामाइन को या फिर हिस्टामाइन से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिमूव करने, उसको ट्रीट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस, why do above mentioned antihistamines not affect the secretion of acid in the stomach? अभी क्वेश्चन आया कि ये जो above histamines है that is the dimetap and seldin, ये secretion of acid in stomach को
अफेक्ट क्यों नहीं करते हैं? वाई डू अबव मेंशन एंटीहिस्टामाइंस नॉट अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन द स्टमक? स्टमक में एसिड के सिक्रीशन को क्यों अफेक्ट नहीं करते होंगे? The reason is that anti-allergic and antacid drugs work on different receptors. Okay? वो हिस्टामाइन केमिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो उसके लिए हम लोगों को एंटासिडी लेना पड़ेगा। और ये हिस्टामाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम लोगों को एंटी एलर्जिक ड्रग ही लेना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आया? तो ये जो एंटी हिस्टामाइंस है एसिडिटी के ऊपर क्यों नहीं यूज होंगे? बिकॉज एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड ड्रग्स अलग अलग प्रॉपर्टी के हैं और वो डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो ब्रोम्फेनिरामाइन, डाइमेटैप या फिर डाइमिटेन और टर्फिनाडाइन सेल्डेन, इनका ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे तुम्हारा एंटीहिस्टामाइंस ये टॉपिक फिनिश होता है। तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ओके, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स मतलब हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग्स है वो। ओके, तो उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये लाइन को। एक्चुअली ये जो है ट्रंकिलाइजर्स की हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो तो हम लोग देख रहे हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। Tranquilizers and analgesics are neurologically active drugs। सबसे पहले ट्रंकिलाइजर्स जो हम लोगों को मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन या कोई ऐसे मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं उसके लिए क्या लेते हैं? ट्रंकिलाइजर्स। एंड एनाल्जेसिक्स मतलब क्या होते हैं? पेन किलर। ओके, तो ये दोनों भी कौन कौन से? Tranquilizers and analgesics are neurologically active drugs। तो ये दोनों भी कैसे ड्रग्स है? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। These affect the message transfer mechanism from nerve to receptor। ओके, ये क्या करते हैं? नर्व टू रिसेप्टर तक मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रंकिलाइजर्स को। ट्रंकिलाइजर्स are class of chemical compounds used for the treatment of stress and mild or even severe mental diseases। okay, tranquilizers कैसे है? are the class of chemical compounds, ये chemical compounds है। these are used for the treatment of stress के treatment के लिए, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होते या जो ड्रग्स यूज होते वो क्या है? ट्रंकिलाइजर्स। दीज रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। ये ट्रंकिलाइजर्स क्या करते हैं? एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेशन, एक्साइटमेंट, ऐसी सारी चीज़ों से हम लोगों को क्या करता है? ट्रीट करता है या रिलीव करता है। दे फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। ओके, जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह रहती है, स्लीपिंग पिल्स में भी ट्रंकिलाइजर्स पाया जाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रंकिलाइजर्स, बहुत सारे तरीके के ट्रंकिलाइजर्स हैं। दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, वो अलग अलग मैकेनिज्म से फंक्शन करते। फॉर एग्जाम्पल, नॉर एड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर that plays a role in mood changes। ओके, नॉर एड्रेनालिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड चेंजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। ये याद रखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच न्यूरोट्रांसमीटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मूड चेंजेस। तो तुम लोग उसका आंसर क्या दोगे? नॉर एड्रेनालिन is one of the neurotransmitter that plays a role in mood changes। If the level of noradrenaline is low for some reason, अगर कुछ रीजन की वजह से नॉरएड्रेनालिन की लेवल लो हो गई, then the signal sending activity becomes low and the person suffers from depression।
अगर बॉडी में नॉर एड्रेनलिन का लेवल लो हो गया तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी मतलब नॉर टू रिसेप्टर का जो मैसेज सेंडिंग एक्टिविटी भी क्या होगी, लो, और वो पर्सन किस में चला जाएगा, डिप्रेशन में। इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान अगर मेंटली डिप्रेस है तो उसके लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की जरूरी है। These drugs inhibit the enzymes which catalyze the degradation of noradrenaline. Okay? ये ड्रग्स क्या करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो नॉर एड्रेनलिन को डिग्रेड करने का काम करते हैं। These drugs inhibit the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline. If the enzyme is inhibited, these important neurotransmitter is slowly metabolized and can activate its receptor for longer period of time, thus counteracting the effect of depression. अगर एंजाइम इनहिबिटेड हुआ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, स्लोली मेटाबोलाइज होगा और क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और वो इंसान का डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा। इप्रोनियाजिड एंड फेनिलजाइन आर टू सच ड्रग्स। ओके, ये इप्रोनियाजिड या फेनिलजाइन ये ऐसे ही दो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिया है। ओके, दे सम ट्रंक्विलाइजर्स नेमली chlordiazepoxide and meprobamate are relatively mild tranquilizers suitable for relieving tension. ओके, कुछ ट्रंक्विलाइजर जैसे क्लोरडाइअजेपोक्साइड या फिर मेप्रोबैमेट ये माइल्ड ट्रंक्विलाइजर से ये टेंशन रिलीविंग के लिए यूज होते हैं। हर एक एग्जाम्पल को याद रखना है तुम लोगों को। Equanil is used in controlling depression and hypertension. Which drug used in controlling depression and hypertension? Equanil. ओके, यहाँ पे देखो क्लोरडाइअजेपोक्साइड, मेप्रोबैमेट एंड इक्वेनिल का स्ट्रक्चर दिया है। डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, विजिड, विरोनल, अमाइटल, निम्ब्यूटल, ल्यूमिनल and seconal constitute an important class of tranquilizers. ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड मतलब बार्बिट्यूरिक एसिड से बने वाले कंपाउंड कौन से, विरोनल, अमाइटल, निम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सिकोनल, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रंक्विलाइजर से। These derivatives are called barbiturates और इसी डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बार्बिट्यूरेट्स। अगर तुमको पूछा What are barbiturates? Write two examples. तो तुम लोग उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड आर नोन एज बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स आर हिप्नोटिक दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। तुम लोगों ने हिप्नोटिज्म सुना होगा, तो बार्बिट्यूरेट्स क्या है, एक हिप्नोटिक तरीके का ड्रग है जो बार्बिट्यूरेट्स मतलब बार्बिट्यूरिक एसिड से जो बने वाले ड्रग्स है वो क्या है, हिप्नोटिक एजेंट्स है जो स्लीप प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। सम अदर सब्सटेंसेस यूज एज ट्रंक्विलाइजर्स आर वैलियम, सेरोटोनिन। ओके, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दी है, डेट इज द वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन। अभी ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखो, क्या पता कोई भी एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा ड्रग्स है या किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। जैसे तुम लोगों को सपोज टू बी सेरोटोनिन पूछ लिया तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है, ट्रंक्विलाइजर्स। तो यहाँ पे ट्रंक्विलाइजर्स तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया। मैं होप करती हूँ कि तुम लोगों को ये ट्रंक्विलाइजर्स टॉपिक देख के अच्छे से समझ में आया होगा और तुम लोग इसको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, ठीक है। देन हम लोग अभी भी स्टार्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स देख रहे थे हम लोग। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में हम लोगों ने ट्रंक्विलाइजर्स फिनिश किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर, पेन किलिंग ड्रग्स। ओके, तो हम लोग एनाल्जेसिक्स के बारे में या पेन किलर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये एनाल्जेसिक्स क्या होंगी, क्या
इसका फंक्शन होगा, ये कैसे ट्रीट करते होंगे, तो हम लोग इसके बारे में ये टॉपिक में पढ़ेंगे। एनाल्जेसिक्स रिड्यूस और एबॉलिश पेन without causing impairment of consciousness, mental confusion, incoordination, or paralysis, or some other disturbances of nervous system. Okay, एनाल्जेसिक्स क्या करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं या पेन को फिनिश करते हैं, बट कैसे, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, एनाल्जेसिक्स पेन को रिड्यूस करते या फिनिश करते विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट टू अवर नर्वस सिस्टम, मतलब कोई भी हमारे बॉडी में इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, मतलब कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, पैरालिसिस या हमारे नर्वस सिस्टम के डिस्टर्बेंसेस, ऐसे कोई भी इसका अफेक्ट नहीं होगा। देन These are classified as follows, तो इसको क्लासीफाई किया गया है। 1. नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। ओके, पहला कौन सा है, नॉन नार्कोटिव नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, मतलब जो एडिक्ट नहीं होते, मतलब जो मेडिसिन को हम लेंगे तो हम उसके लिए एडिक्ट नहीं होते, वो क्या है, नॉन नार्कोटिक। एंड सेकंड वन इज द नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स मतलब एक तरीके का ये एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला, नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। ओके, हम देख रहे हैं नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। एस्पायरिन एंड पैरासिटामोल aspirin and paracetamol belong to the class of non-narcotic analgesics. पैरासिटामोल सब लोगों को पता है, बुखार आ गया, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे घर में पैरासिटामोल अवेलेबल रहती है, तो एस्पायरिन और पैरासिटामोल ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। एस्पायरिन इज द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल। Aspirin inhibits the synthesis of chemicals known as prostaglandins, which stimulate inflammation in tissue and cause pain. Okay, एस्पायरिन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसके सिंथेसिस को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स के। क्यों, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल की वजह से क्या होता है, टिश्यूज में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आती है, और जिसकी वजह से पेन आता है, पेन होता है, समझा। तो एस्पायरिन इनहिबिट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वो टिश्यू में इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करता है और जिसकी वजह से पेन होता है। These drugs are effective in relieving skeletal pain such as due to arthritis. Okay, जो बोन्स डिसीज वगैरह रहते हैं, बोन पेन वगैरह होते हैं, तो ये जो ड्रग्स है, पैरासिटामोल हो गया, एस्पायरिन ड्रग्स हुआ, ये ड्रग्स क्या करते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए यूज होते हैं। These drugs have many other effects. These drugs have many other effects such as reducing fever. ये ड्रग्स के अदर इफेक्ट भी है, फीवर रिड्यूस करने के लिए, मतलब ये ड्रग एंटीपायरेटिक की तरह भी काम आता है। ओके, फीवर रिड्यूसिंग एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोयागुलेशन, जो ब्लड प्लेटलेट्स रहते हैं उसके कोयागुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज होते हैं ये ड्रग्स। ओके, तो ये जो ड्रग्स है नॉन नार्कोटिक, इसके अदर भी इफेक्ट्स है, वो क्या है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी, फीवर रिडक्शन की, एंड प्लेटलेट कोयागुलेशन को भी वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। Because of its anti-blood clotting action, aspirin finds use in prevention of heart attacks. वो प्लेटलेट कोयागुलेशन कर रहा है, मतलब एंटी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन की वजह से एस्पायरिन का यूज हार्ट अटैक को भी प्रिवेंशन करने के लिए यूज होता है। तो ये हुआ नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स एनाल्जेसिक्स के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ओके, मतलब एडिक्टिव ड्रग्स। मॉर्फाइन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉगस व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन मेडिकल डोसेस रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। ओके, मॉर्फाइन या मॉर्फाइन जैसे ही कुछ और ड्रग्स जब मेडिकल डोसेस में दिए जाते हैं तो इसका यूज के लिए होता है, पेन रिलीव करने के लिए एज वेल एज स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए। इन पॉइजनस डोसेस, अगर किसी इंसान ने इसके बहुत ज़्यादा डोजेस लिए, दे प्रोड्यूस स्टपर,
मतलब अपने ही दुनिया में रहना, कोमा, कन्वर्जेंस एंड अल्टीमेटली डेथ, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। Morphine narcotics are sometimes referred to as opiates. Okay, morphine narcotics को opiates भी कहा जाता है। क्यों? Since they are obtained from the opium poppy. Opium poppy एक प्लांट है, अफीम का प्लांट। ओके, अफीम के प्लांट से मिलता है। जैसे तुम लोगों को पता है ड्रग्स, जो तुम लोगों को जनरली ड्रग्स मतलब वो जो वाइट कलर का जो पाउडर वगैरह है जो तुम लोगों ने टीवी में वगैरह देखेंगे, वो एक्चुअल में वो जो ड्रग्स है, तो ये एक्चुअली वो अफीम प्लांट से मिलता है, ये है। ओके, नाउ तो इसको ओपिएट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो ओपियम पॉपी प्लांट से मिलता है, इसीलिए। दीज एनर्जेसिक्स आर चीफली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन। जैसे ऑपरेशन होता है किसी का, तो ऑपरेशन के बाद में जो पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए ये ड्रग्स को दिया जाता है। कार्डियक पेन एंड पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर, जो लास्ट स्टेज वाला कैंसर होता है उसके पेन को रिलीव करने के लिए ये ड्रग्स को दिया जाता है। एंड इन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी मदर को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको रिलीव करने के लिए ये नार्कोटिक ड्रग्स को या नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को दिया जाता है। तो ये कुछ नार्कोटिक एनाल्जेसिक के स्ट्रक्चर है। वन इज़ द मॉर्फाइन, हेरोइन, कोडेन। जनरली जो मूवीज़ में तुम लोग हेरोइन नाम सुनते हो ड्रग्स का, तो ये ड्रग्स रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ा। एनाल्जेसिक्स दो तरीके के हैं। वन इज़ द नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव, एंड सेकंड वन इज़ द नार्कोटिक एनाल्जेसिक दैट इज़ द एडिक्टिव, मतलब इसका एडिक्शन हो जाता है, मतलब पर्सन अगर इसको कंटिन्यूशन में लेता है तो पर्सन इन ड्रग्स का आदी हो जाता है। और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स नॉन एडिक्टिव है, तो तुम इसके एग्जांपल्स याद रखो। तो तुम लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया, जहाँ पे हम लोगों ने एंटासिड्स पढ़ा, एंटीहिस्टामिन्स पढ़ा, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में ट्रंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स, ये टॉपिक को कवर किया। ओके, थैंक यू।